चलो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जो मैं करवा रहा हूँ इसमें आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 में करवा रहा हूँ, है ना। अभी तक अपना रूल पढ़ के हो गया था। एससी मेहरोत्रा साहब की बुक है जिसका 61th एडिशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। इस जिन जिन के पास बुक होगी आप बुक से देख सकते हो। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए इलस्ट्रेशन का। उसमें क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ इनकम ऑफ श्री राम गोपाल कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस फॉर द ईयर ended 31st March 2020। पेज नंबर 351 351, है ना। राम गोपाल जी के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कंप्यूट करनी है, वो भी डिटेल दी हुई है। डिटेल एक एक करके पढ़ना, सारे समझ में आएंगे किधर कहां जाने वाला है। लिखा पॉइंट नंबर 1 पे कि वो ही owns in Myanmar an agricultural land which gave him income of 25,000 during the previous year। क्या कह रहे हैं, पिछले साल में इनको एग्रीकल्चरल लैंड से क्या हो रही है, इनकम हो रही है। एक चीज बताना, एग्रीकल्चरल इनकम के लिए कोई हेड है क्या, पर्टिकुलर कोई हेड है क्या? पीजीबीपी है नहीं, कैपिटल गेन, सैलरी, अदर सोर्स, हाँ, क्योंकि जो कहीं नहीं वो अदर सोर्स में। मैंने कहा था कि सेक्शन नंबर 56 के दो पार्ट, एक पार्ट 1 में क्या लिखा था कि जिसका कहीं नहीं जाएगा इनकम वो कहां चला जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, और जो पर्टिकुलरली लिखा होगा वो यहां आएगा। तो एग्रीकल्चर इनकम किस तरह की इनकम है, अदर सोर्स टाइप की, ठीक है। ये 25,000 क्या हो जाएगा, अदर सोर्स की इनकम। फिर लिखा है कि आल्सो ओन्स अ प्लॉट ऑफ लैंड इन द आगरा which has been laid out for the storing non agricultural produce। क्या लिखा है कि नॉन एग्रीकल्चरल कुछ लैंड उनके पास एक और है जो नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए उन्होंने रखा है, किराए पे दे रखा है नॉन एग्रीकल्चरल स्टोरेज के लिए। कोई ना, चाहे एग्रीकल्चर हो और चाहे नॉन एग्रीकल्चर स्टोरेज हो, बात तो एग्रीकल्चर लैंड, आपको याद हो तो उधर था ना कि एग्रीकल्चर लैंड मींस क्या, कितनी इनकम। तो आपने कहा था एग्रीकल्चर लैंड की इनकम प्लस में एग्रीकल्चर लैंड से अटैच्ड कोई अगर प्लेस हुआ जहां पे सामान स्टोर करके रखते हैं वो भी आएगा, है ना। कितना लेते हैं, 1,000 रुपए पर मंथ का किराया वहां से इनको मिल रहा है, ठीक है। ही आल्सो हैज अनदर प्लॉट ऑफ लैंड ऑन विच विलेज मार्केट आर हेल्ड, जहां पे गांव का मार्केट चलता है, और पूरे गांव का मार्केट मींस क्या, सब्जी मंडी टाइप का कह लो, है ना। तो उस लैंड का भी वो किराया पाते हैं पूरे साल में। देखो इसके पहले लिखा था ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 25,000, फिर लिखा था 1,000 रुपए पर मंथ, फिर इकट्ठे लिखा है कि ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2,500। मतलब क्या, कितना पैसा कमाए होंगे, एक इनकम उन्होंने कमाया सीधे 25,000 की प्रीवियस ईयर में, प्लस एक और इनकम उन्होंने कमाया 1,000 रुपए मल्टीप्लाइड बाय पर मंथ है तो 12 कर लेना, 12,000 रुपए कमाया। कहां से कमा रहे हैं ये सारा, एग्रीकल्चर लैंड ही है उनके पास, उन्हीं की इनकम है ना। और इसके बाद क्या पा रहे हैं, सीधे सीधे रेंट आ रहा है एक लैंड का 2,500 रुपए, पूरे साल का है ना। तो इस तरह से एग्रीकल्चर लैंड की इनकी इनकम दी हुई है। कोई दिक्कत क्या, नहीं। अच्छा, म्यांमार और आगरा में कोई फर्क एज सच अदर सोर्स के लिए नहीं। वैसे तो पता है ना कि वो आउट ऑफ इंडिया है और ये इंडिया की है ना। लेकिन इंडियन इनकम कहलाने के लिए क्या क्या चाहिए, याद करो कितना कॉन्सेप्ट एक साथ आ रहा है। इंडियन इनकम कहलाने के लिए दो बातें चाहिए, दो में से कोई एक, या तो ड्यू हो जाए इंडिया में, या तो इंडिया में रिसीव हो जाए। ये इनकम क्या हो रही है म्यांमार वाली, रिसीव इन इंडिया हो रही है, ड्यू तो आउट ऑफ इंडिया हो रही थी, है ना। चलो इसके बाद सेकंड पॉइंट पे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही गेव मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस टू नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। उनको कुछ आता था, कुछ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी दे दिया, जिस एंटरप्रेन्योर में वो थे वही काम वो करवाने के लिए दूसरों को सलाह दे दिए, उससे उन्होंने कुछ पैसा कमा लिया। ये किसी पर्टिकुलर उनका बिजनेस है क्या, अगर ये सलाह देना उनका बिजनेस होता तो ये बिजनेस एंड प्रोफेसर में चला जाता पीजीबीपी के अंदर, लेकिन ये ऐसे कुछ लोगों को दे दिया इस साल में, वैसे ये देते नहीं है। कितना कमा लिया उससे, 75,000 75,000 रुपए इस साल कमा लिया। ये भी क्या है, अदर सोर्स है। ध्यान देना, इसमें ऐसा लिखा रहेगा कि कंसल्टेंसी देना उनका कंटिन्यूअस सर्विस था कि कभी कभार दिए थे। अगर नहीं दिया है तो समझ जाओ अब क्या है, कभी कभार ही है, क्योंकि लग भी रहा है ना कि कभी घर किराए पे दे देते हैं, कभी कंसल्टेंसी दे देते हैं,
है ना। तो ये पॉइंट आप ख्याल रखना। फिर इसके बाद लिखा है कि he also has a query in जयपुर। उनके पास कोई एक क्वेरी मींस क्या होता है, तो उनके पास मान लो एक कोई विला टाइप का है ना, कोई एक उनके पास लॉजिंग प्लेस है जहां पर क्या है उन्होंने उसको भी लेट आउट कर रखा है टू मिस्टर ए ऑन रॉयल्टी ऑफ 25 पैसा पर टन, है ना। एक जगह है जहां पे कुछ काम होता है, उसको उन्होंने कितने पे दिया है, 25 पैसा पर टन के बेसिस पे रॉयल्टी लेना है। कह दिया मान लो ना जैसे ये बिल्डिंग है, तो मैं इसको रॉयल्टी पे ले लूं कि कह दूं कि पर बच्चा 25 पैसा मैं आपको दूंगा, 1 रुपए का 25 पैसा पर बच्चा, तो 25 पैसा मल्टीप्लाइड बाय जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो रॉयल्टी मुझे पे करनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं, मतलब यहाँ पे पर टन के साथ टन भी दिया होगा, क्या लिखा हुआ है क्या, अच्छा फिर आगे पक्का लिखा होगा टन, लिखा है कि पूरे साल के दौरान कितने हो गए 100 सॉरी 10,000 टन, 10,000 टन प्रीवियस ईयर में वहां से निकाले गए, है ना। मतलब वो चाहे उनका प्लेस कह लो, लॉजिंग प्लेस कह लो, या फिर खदान कह लो, जहां से वो कोयले की भी होती है ना, पत्थर की भी होती है, इस केस में पत्थर की थी, चलो कोई ना। तो 25 पैसा मल्टीप्लाइड बाय 10,000 कर दोगे तो क्या इनकम आ जाएगी, रॉयल्टी की इनकम। हेलो, और रॉयल्टी के लिए कोई सोर्स है क्या, कोई पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम है, तो उसके लिए अदर सोर्सेस में चला जाएगा, है ना। 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 25 पैसा कर लेना, जो भी आएगा देख लेंगे, 2,500 आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर इसके बाद लिखा है ही इनकर्ड, मल्टीप्लाई हुआ, अरे 10,000 टन निकाला वहां से, और इन्होंने कहा था कि भैया आप कितना दे देना हमें, 25 पैसा, मतलब 0.25, है ना। तो 20 काट दो, 2500 होगा ना, है ना। तो ये इनकी क्या हो जाएगी, रॉयल्टी की इनकम, और चूंकि रॉयल्टी के लिए कोई हेड नहीं है तो कहां चला जाएगा, अदर सोर्सेस में। चलो इसके बाद लिखा है कुछ और इंफॉर्मेशन लिखा है, मैंने क्या कहा था क्या क्या खर्चा घटा सकते हो, क्या क्या अलाउड है। तो ही इनकर्ड एन एक्सपेंडिचर ऑफ 400 इन कनेक्शन विद द अर्निंग ऑफ रॉयल्टी। मान ले क्या, नहीं नहीं, देख ले क्या लॉ ने भी एक्सेप्ट किया है, मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर ने एक्सेप्ट किया है क्या, देख लेते हैं। which has been admitted by assessing officer, इनकम टैक्स ऑफिसर ने क्या कह दिया, हाँ हाँ सही है, ये 400 का खर्चा रेलेवेंट है, इसलिए ये वाला खर्चा अलाउड है। अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स फॉरफिटेड, क्या लिखा है, एक कैपिटल असेट को ट्रांसफर करने के लिए अमाउंट एडवांस में मिल गया था। मेरा कल वाला एग्जांपल याद है, मैंने कहा था अमन मुझे कुछ एडवांस देता है मेरे घर के बदले, फिर बाद में अमन खरीदने नहीं आता तो वो पैसा मैं फॉरफिट कर सकता हूँ, और करना भी होता है, ठीक है। तो वो मेरी अदर सोर्स की इनकम है, वही सेम एग्जांपल फिर से रिपीट हुआ है कि एक किसी कैपिटल असेट के लिए कुछ ट्रांजैक्शन करने के लिए पैसा दिया गया है, और वो पैसा उसके पास पड़ा रह गया लेकिन सामने वाला लेने नहीं आया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू 50,000 रुपए इनकी भाई साहब की इनकम हो गई, किसकी, ऊपर असेसी का नाम था क्या, श्री राम गोपाल। तो राम गोपाल भाई साहब के लिए आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कंप्यूट करना है ना। चलो क्या हेडिंग डालोगे, कंप्यूटेशन ऑफ IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फिर नीचे क्या लिखोगे, फॉर श्री राम गोपाल फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21, प्रीवियस ईयर 2019 एंड 20, ऐसा आपको पूरा हेडिंग लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन के वक्त, ठीक है। अगर किसी पॉइंट पे आप नोट डालोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा नोट नंबर, और यहाँ पे अमाउंट। बुक में इतना तामझाम नहीं किया, हाँ बट एक आइडियल जो फॉर्मेट है वो यही है, ठीक सॉल्यूशन यही से होता है, बिकॉज आप कोई नोट देते हो तो उसका लिंक यहाँ डाल दो, नोट नंबर 1 2 3 4 जो भी होगा, है ना, और इसमें क्या रहेगा, पर्टिकुलर। चलो
पॉइंट नंबर 1 में क्या था, एग्रीकल्चरल इनकम, सारी एग्रीकल्चर जोड़ लो क्या, एग्रीकल्चरल इनकम, कितनी एग्रीकल्चर इनकम हुई है जरा सा बता दो मुझे। एक इनकम हुई है 25,000 की, फिर उसके बाद 12,000 पर मंथ के हिसाब से जो 12,000 कैसे निकला था, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 12, है ना, 12,000 हो गया था। इसके बाद क्या था, इकट्ठे 2500, सबको टोटल करो और आउटर कॉलम में लिखो, 25 37 2 39,500 39,500। नोट नंबर 1 दे सकते हो क्या, हाँ। लिखो क्या, अच्छा नोट लिख के ट्राई करें क्या, आप लोग हेल्प करोगे क्या मेरी, चलो नोट नंबर यहां डाल लो, एक हेडिंग नोट नंबर और पहले डालो 1, क्या लिखना होगा, सिंस एग्रीकल्चरल इनकम इज नॉट टैक्सेबल अंडर एनी पर्टिकुलर हेड, hence to be taxed under IFOS as per Income Tax Act 1961। ये नोट आपका कंप्लीट हुआ, ऐसा सोल्यूशन देने पे पूरा पूरा मार्क्स आपको मिलेगा, है ना। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में लिखा था, क्या लिखा था, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, है ना। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी इनकी कैसी थी, कभी कभार वाली थी, है ना, तो इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी लिख सकते हैं क्या, इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी 75,000। नोट नंबर 2 लिखो और यहां पे डालो पॉइंट नंबर 2, और क्या लिखोगे इसमें, नहीं एक सेकंड में, इसका थोड़ा सा फॉर्मेट हर बार का ना नोट लिखने का तरीका बदल देना। यहां पे चलो मैं नोट लिखता हूं, मिस्टर राम गोपाल इज नॉट अ प्रोफेशनल ऑफ consultancy but he was engaged in previous year, hence this is an income from other sources, ऐसा बताना आपको, कहना वैसे तो ये प्रोफेशनल होते तो कहां चला जाता, पीजीबीपी में, बट चूंकि ये प्रोफेशनल है ही नहीं है तो इनकी इनकम कौन सी इनकम मानी जाएगी, अदर सोर्स की इनकम। कोई दिक्कत है ना। चलो पॉइंट नंबर 3, इसी क्वेश्चन में क्या था, इनकम और कौन सी, रॉयल्टी की इनकम, हाँ तो चलो लिख लेते हैं रॉयल्टी इनकम। अच्छा मैंने नोट नंबर 2 लिखा है ना, कि नोट नंबर 1 में लिखा था जो कहीं नहीं वो यहाँ टैक्सेबल हो जाती है, ठीक है, तो क्या रॉयल्टी इनकम के आगे भी नोट नंबर 1 चला सकता हूँ, बिल्कुल चला सकता हूँ। मैंने क्या लिखा था उधर, मैं कहा था जो इनकम कहीं टैक्सेबल नहीं होती वो कहां हो जाती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। रॉयल्टी के साथ सेम सेम कहानी है तो सेम सेम नोट चलेगा, तो नोट नंबर 1 का जिक्र तीसरे पॉइंट में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 10,000, 2 जीरो काट लोगे, मल्टीप्लाई करते वक्त कितना हो जाएगा, 2500। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपने पास क्या था, इसके बाद नहीं एक सेकंड, रॉयल्टी में से कुछ खर्चा, चलो अभी हमें पता है ना रॉयल्टी में से एक खर्चा डिडक्शन के लिए अलाउड है, तो चाहे आप चाहो तो यहीं पे घटा लो, लेस वो एक्सपेंडिचर जो इनकम टैक्स ने कहा था, चलो यहीं पे घटा लेते हैं, और चाहो तो फुल फॉर्मेट करने के बाद भी माइनस कर सकते हो, है ना। यहाँ पे लिख दो 2500 और यहाँ पे लिख दो अलाउड एक्सपेंडिचर,
ऐसा कितना 400, तो ये हो जाएगा 2100। इसके बाद अगला पॉइंट अपना कौन सा था, फॉरफिट कर लिया था अमाउंट। मैंने क्या कहा था, एडवांस मनी फॉरफीचर के केस में क्या होगा कि जब कोई व्यक्ति किसी तरह का एडवांस दे दे आपको और आप फॉरफिट कर लोगे, तो वैसे तो आप अगर बेचते तो कैपिटल गेन होता, लेकिन आपने बेचा नहीं केवल फॉरफिट किया, तो क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो अगला पॉइंट लिख दूं क्या, एडवांस मनी फॉरफिटेड। 50,000 था, है ना, हाँ है 50,000। टोटल कर लो कितना हो जाएगा, 75 50 1,25,000, 1,25,000 30 166 सही है। चलो ये क्या हो गया, टोटल IFOS, है ना। अब अच्छा, इसके ऊपर नोट लिखना है क्या, एडवांस मनी फॉरफिटेड के ऊपर नोट लिखना पड़ेगा क्या, लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए, क्योंकि ये सेक्शन नंबर 56 सबसेक्शन 2 में आया था बात, याद करो, कुछ स्पेशल केस जिनके ऊपर केवल और केवल अदर सोर्स का ही हेड लगता है ना, तो इसके ऊपर नोट लिखना चाहिए। आओ नोट लिख लेते हैं। वेनिवर, देखो मैं हर बार शब्द बदल दे रहा हूं शुरू करने का, देख रहे हो क्या, वेनिवर लिखने का टाइम कीजिए assessee earn any income from advance money forfeiture the income is to be taxed under IFOS, है ना। तो इस तरह से आपका ये नोटिंग और दोनों चीज कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, अगर आप सबको ये नोट करना हो तो थोड़ी देर के लिए मैं हट जा रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लेना। अभी जाके घर पे जाके वीडियो देख के कर लेना, क्या दिक्कत है कि नहीं, तो हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, सबसे पूछ रहा हूँ, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति से थोड़ी पूछूंगा, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स थे, मतलब आपको कई बार ऐसा जब कॉमन पॉइंट दिखे तो वो नोट नंबर वहीं पे चला लेना। जैसे मैंने यहाँ पे किस नोट से काम चलाया था, 1 नंबर के नोट से पॉइंट नंबर 3 पे भी काम चला लिया था। हाँ, लेकिन इसके लिए एक अलग से नोट लिखना पड़ा, नोट नंबर 3। अब जब एग्जामिनर आपकी कॉपी इस तरह से देखेगा तो उसको लगा पॉइंट नंबर 1 आपने दिया है 1 के सामने, वो आगे वाले पेज को पलटेगा और नोट नंबर 1 पढ़ेगा, रिलेवेंट लगा तो मार्क्स देगा, इररिलेवेंट लगा खामखा आपने लिख दिया तो खामखा नंबर कट जाएंगे, है ना। तो सही बात की नोट्स लिखो, देखो कितना प्रिसाइज, 2-2 लाइन 3-3 लाइन में सारी बातें अपनी प्रेजेंट हो चुकी है ना। यही तरीका होना चाहिए। चलो इसको नोट करना चाहो तो 1 मिनट कर लो आप सब। चलो और एक आप करें, कोई एक मैं बड़ा क्वेश्चन लेना चाहता हूं। अच्छा, उससे पहले कुछ पॉइंट अपने बच गए थे, उनको डिस्कस कर लेना जरा सा। अपने पास कुछ पॉइंट्स थे जो डिस्कस करने बाकी थे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के। क्या क्या, जैसे कि कुछ एक्सपेंडिचर जो अलाउड है घटाने के लिए, वो मैं नहीं बताया था अभी, तो वो लगे हाथ बता दूं क्या, प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगाते वक्त बहुत काम में आने वाले हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस,
चलो भाई, लिख लेते हैं एक्सपेंसेस which are allowed to deduct from IFOS। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से कौन कौन से खर्चे घटाने के लिए परमिशन है। पहला, एक्सपेंस डन फॉर अर्निंग इनकम। जैसे अभी वाले प्रैक्टिकल में क्या मैं पढ़ाया, रॉयल्टी कमाने के लिए 400 रुपए का ऑथेंटिक खर्चा करना पड़ गया था उनको। तो ऐसा कोई खर्चा जो इनकम को जनरेट करने के लिए लगा हो, सच में लगा हो, वाजिब खर्चा, वो डिडक्शन के लिए अलाउड है। वही पॉइंट नंबर 1 है कि ऐसा कोई खर्चा जो किया गया हो इनकम को कमाने के लिए, वो क्या है, डिडक्शन के लिए अलाउड है। पॉइंट नंबर 2, डेप्रिसिएशन और रिपेयरमेंट ऑफ मशीनरी एक्सेट्रा। मतलब अगर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जनरेट कर रहे हो और किसी पर्टिकुलर चीज से कोई मशीन यूज करके, तो उसका डेप्रिसिएशन भी एक ऑथेंटिक खर्चा है क्या। देखो मान लो वैसे तो मेरा कार से किसी व्यक्ति को कुछ किराया से आमदनी कमाने का कोई मेरा बिजनेस नहीं था। मेरा ना बिजनेस था ना तो प्रोफेशन था। मैं ट्रेवल एजेंसी वाला नहीं हूँ, मेरी पर्सनल कार है। एक दिन अचानक से कोई व्यक्ति ने मुझे पूछा कि क्या आप मुझे वहां तक ड्रॉप कर देंगे और इतना पैसा ले लेंगे। तो इस केस में वो मेरा बिजनेस तो नहीं है, लेकिन मैं अचानक से वो सर्विस प्रोवाइड कराता हूँ। तो चूंकि मैं वो सर्विस प्रोवाइड किया, मुझे इनकम हुई। इनकम कैसे हुई, अदर सोर्स से। ठीक है, कार में पेट्रोल मैंने करवाया होगा, डलवाया होगा, वो पेट्रोल का पैसा तो उस इनकम को कमाने के लिए लगा हुआ खर्चा है ना, वो तो समझ में आ रहा है। बट कार मेरी डेप्रिसिएट हुई क्या, उतनी दूर जाने में उसका कुछ इंजन खत्म हुआ होगा, कुछ टायर खत्म हुआ होगा, कुछ तमाम सारी चीजें है ना। तो ये खर्चा भी क्या है, अलाउड है डिडक्ट करने के लिए, उस चीज का रिपेयरमेंट या फिर डेप्रिसिएशन। समझ में आया। अच्छा, इसके बाद थर्ड पॉइंट था आपके पेंशन के केस में। याद है आपको, पेंशन, फैमिली पेंशन मैंने बताया था। फैमिली पेंशन 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं फैमिली पेंशन, कौन कौन से होते हैं। गैलेंट्री अवार्ड होता है, पेंशन टू आर्म फोर्स होता है, और अदर केसेस होता था। गैलेंट्री अवार्ड और पेंशन टू आर्म फोर्सेस दोनों एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 18 एंड 19। 18 और 19 में एग्जेम्प्ट है। याद है आपको, 18 और 19 में एग्जेम्प्ट है। तो कौन से वाले पे टैक्स है, टैक्स है अदर्स में। मतलब और आर्मी में नहीं थे, आपके परिवार वाले आर्मी में नहीं थे, आप पेंशन लेते हो, आपके परिवार वाले गारंटी अवार्ड के थ्रू नहीं पाते, तो आप उस केस में कितना टैक्सेबल करोगे, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड माइनस लोअर अमाउंट। लोअर कौन सा था, याद करो, 1/3 या 15,000, 1/3 या 15,000 पर एनम। तो ये भी अमाउंट घट सकता है क्या, ये स्पेशल है। लेकिन डिडक्शन फ्रॉम फैमिली पेंशन, पूरे चैप्टर में क्या क्या घटा सकते हो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। डिडक्शन फ्रॉम फैमिली पेंशन कितना, लोअर, ऐसे हेडिंग डाल लेना, लोअर ऑफ फॉलोइंग। नीचे लिखी बातों का कम वाली बात को लेना है। 15,000 पर एनम और 1/3 ऑफ पेंशन। आसान है क्या इसको निकालना, बिल्कुल हमने सीख लिया है ना। तो इन दोनों में जो सबसे कम आएगा वो अमाउंट आप घटा सकते हो फैमिली पेंशन के इनकम से। कोई दिक्कत है क्या इस पॉइंट पे, कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, है ना। अच्छा, कंपेंसेशन, इंटरेस्ट और इनहांस कंपेंसेशन की बात कर लेते हैं। उसमें भी कुछ स्पेशल था क्या, याद करो, डिडक्शन फ्रॉम compensation
ऑन कंपेंसेशन कितना था जरा से बता दो, कितना अमाउंट था? 50% ऑफ दैट कंपेंसेशन या इनहांस कंपेंसेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड घटाने के लिए अलाउड था। क्या मान के कि आपने खर्च किया होगा, किसी वजह से किया होगा। अब देखो मैंने उसका एग्जांपल क्या लिया था, आपने अपने बाइक से किसी की साइकिल ठोक दिया, वो साइकिल के दोनों पहिया एक साइड आ गए, तकलीफ है, तो उसका कुछ नुकसान भी तो हुआ है ना, वो बंदे को मिल तो रहा है 4000, देखो उसके हाथ में कितना आप कंपेंसेट करोगे 4000, लेकिन उसकी 2000 की साइकिल भी तो तोड़ी होगी, समझो बात को। तो सरकार कहती है इसकी पूरी इनकम अगर मान लोगे इसके साथ तो अन्याय हुआ, बेचारे की साइकिल भी टूटी और टैक्स भी ले लिया उसी से। तो गवर्नमेंट ने कहा 50% पुरानी वाली साइकिल का छोड़ दो, अब इनकम कमाए हो, भाई तुम्हारी पुरानी सी साइकिल थी, तुम 4000 उसका कमाए हो, तो वो वाजिब भी है ना डिडक्शन, 50% छोड़ के टैक्स लगा दो। तो कितना था? 50% ऑफ कंपेंसेशन। बस इतने खर्चों के अलावा कोई सा भी खर्चा हो जाए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से भाई साहब घटाने नहीं देंगे। कितना भी पॉइंट लिखा हो कि ऐसे है वैसे है, दुनिया भर की बातें, स्ट्रिक्ट रहना अपने पॉइंट पे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में यही 5 खर्चे घटते हैं। और ये दो तो आपको सेक्शन में ही मैं समझा दिया था, यही दो बताना बाकी था अलग से, है ना। एक और थ्योरेटिकल पॉइंट था, मैं उसको भी क्लियर कर दूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। बॉन्ड वाशिंग ट्रांजैक्शंस। अगर आप सब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको देख लेना, आपका शायद ईयर 2010 में आया था सेम क्वेश्चन, और अभी रिसेंट के 1 या 2 साल पहले आया था, मतलब कई बार आया हुआ है ना। आउट ऑफ 10 ईयर से बात करोगे तो 2 to 3 टाइम्स आया हुआ है 5 मार्क्स के लिए। तो बॉन्ड वाशिंग ट्रांजैक्शन क्या है, और इसका आंसर 90% लोग गलत लिखते हैं, बिकॉज वो गलत आंसर भी पाते हैं, समझते भी गलत है, लिखा वहां कुछ और है और समझ कुछ और लेते हैं। लिखा क्या है? बॉन्ड वाशिंग ट्रांजैक्शन। अब इससे लोग समझते हैं, उसमें लिखा है पहले शब्दों में, पहले पैराग्राफ में पढ़ोगे लिखा है टैक्स को कम करने वाले ट्रांजैक्शन बॉन्ड वाशिंग ट्रांजैक्शन है। टैक्स कम देने के पर्पज से जब एसएससी कुछ कोशिश करता है, दैट इज बॉन्ड वाशिंग ट्रांजैक्शन। अब आप क्या सोचते हो, मैं भी ये लिख दूं? अरे आगे पढ़ो, आगे कुछ और लिखा है, आगे क्या लिखा है वो सुनो। देखो मैं आपसे पूछता हूं, मेरे पास डिवेंचर है ना, मेरे पास डिवेंचर है और कितने हैं? 1 लाख रुपए के। इन पे कितना मिलता है? इनके आगे मैं नाम के आगे लिख देता हूं 10%। तो 10% मुझे मिलेगा इससे इनकम 10,000। और कब मिलता है मुझे ये इंटरेस्ट? एनुअली, मान लो एनुअली मिलता है। वैसे हाफ ईयरली मिला करता है, सारे बॉन्ड पे सारी सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट कब मिलता है? साल के अंदर 2 बार, 6-6 महीने पर। तो देखो अब मुझे पता है, आपको पता है कि 6 महीने भी मिलने वाला है, सरकार को थोड़ी पता है आपका 6 कब गिर रहा है ना, कब मतलब गिर इन द सेंस कंप्लीट। तो अब अगर कोई होशियार व्यक्ति है टैक्स पेयर, मेरे पास सोचो ऐसे तो ये 1 लाख की केस है, चलो मैं कहता हूं 1,00,000 ऐसा अमाउंट था, मतलब कि 10,000 के आगे और 3 जीरो, मतलब काफी लंबा अमाउंट होता है ना। अमाउंट पे मत जाना, शायद 1 करोड़ होता होगा, 3 और 4 और 3 7, 1 करोड़ होता है। मेरे पास इंटरेस्ट की इनकम, मात्र इंटरेस्ट की इनकम कितनी आने वाली थी? 1 करोड़। और 1 करोड़ पर आप जानते हो टैक्सेशन 30% वाला रेट लग जाएगा, क्योंकि आप टैक्स स्लैब में आगे चले जाओगे। तो उस केस में मैं और आप जो टैक्स के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, होशियार व्यक्ति क्या करेंगे? देखो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी इनकम थी, है ना, तो मैं सोचता हूं कि मेरे पास टैक्स स्लैब, मैं सोचो ऐसे कैटेगरी में हूं 10 लाख से ऊपर मेरी इनकम जाने वाली है, तो मैं सोचता हूं कि इसको बचा लो, क्या 10 लाख अपनी इनकम को होने ना दूं, मेरा टैक्स रेट बढ़ने ना दूं। मैं इसके लिए एक होशियारी कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? मेरा ये जो बॉन्ड मेरे नाम पे है, मेरी जो सिक्योरिटी, मेरा जो डिबेंचर मेरे नाम पे मैंने खरीदा है, इंटरेस्ट मिलता तो है साल भर पे, लेकिन मिलता किसको है? जो करंट ओनर ऑफ द सिक्योरिटी है। जरूरी नहीं कमाया किसने, कमाया मैंने है, लेकिन करंट ओनर को इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैं एक काम कर देता हूं, मेरी मम्मी के पास कोई आमदनी नहीं आती, मैं अपनी पूरी सिक्योरिटी, अपना पूरा डिवेंचर मम्मी के नाम पे ट्रांसफर कर देता हूं, इंटरेस्ट मिलने वाली तारीख से 1 महीने पहले। हो गई होशियारी। अब इंटरेस्ट किसको मिलेगा? मम्मी को कि मेरे को? मम्मी को।
तो अब इंटरेस्ट चूंकि मम्मी को मिलेगा तो टैक्स किसके हाथ में होगा? मम्मी के हाथ में। मम्मी के हाथ में जब टैक्स कराने ले जाऊंगा तो मान लो इससे आमदनी हुई, ब्याज मिला 10 लाख का, 10 लाख का ब्याज मिला, इंटरेस्ट 10 लाख का मिल गया, तो आप बताओ पहले तो मम्मी को क्या मिल जाएगा? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2,50,000 तक का। फिर टैक्स स्लैब में आएंगे, है ना? तो मम्मी के पास 2.5 लाख स्ट्रेट फॉरवर्ड बिना टैक्स की बच जाएगी इनकम। और मैं यही दिमाग लगा लेता हूं, क्या करता हूं कि मेरे पास आएगी तो मेरी इनकम ऑलरेडी 10 के ऊपर जा रही है, तो उसको बचा भी लिया और मम्मी के हाथ से 2.5 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी एंटरटेन कर लिया। क्योंकि मैं जानकार था इसलिए मैंने अपने बॉन्ड के जो टैक्स का था उसका वाश कर दिया। बॉन्ड पे जो इनकम कमाता उस पे टैक्स लगता, उसको वाश कर दिया, हटा दिया। ये पाप धुल गए हैं, ये गलत काम नहीं है। एक्चुअली दिस इज अ टैक्स प्लानिंग, इसी को कहते हैं टैक्स प्लानिंग। मैं रूल जानता हूं, मैं समझदारी करके 2.5 लाख पे टैक्स बचा लिया आराम से, और टैक्स स्लैब भी कम वाला लगवा लिया, है ना? तो मुझे रूल का पता था इसलिए मैंने बॉन्ड को वाश कर दिया, दैट इज बॉन्ड वाशिंग ट्रांजैक्शन। समझ में आ गया? मेरे ख्याल से आ गया। जिनको नहीं आया होगा एक बार फिर से पॉज करना, रिपीट कर लेना। चलो एक आख और क्वेश्चन कर लिया जाए। चलो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।